Hello everyone, welcome to the YouTube channel Rameshwar Thakur. In our today's class, in this video lecture, today we are going to begin a letter to God. Dear, as it is very important one story in class 10th. Dear, in this story, or a letter to God is a story about a poor farmer who has complete faith in God. Okay, so dear guys, before beginning this, I would like to tell you one thing, that do subscribe the channel and get the notification updates. Okay, तो इस YouTube चैनल के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि तुम्हें इसके बाद की अपडेटेड वीडियोस कंटिन्यूसली मिलती रहे. ओके, सो डू सब्सक्राइब द चैनल रामेश्वर ठाकुर. नाउ चलो अब हम अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं. अ लेटर टू गॉड. अ लेटर टू गॉड is a story written by Z.L. Flinders. Look at them on the screen. The topic is given there. It is from your book. So look at here what is given in the introductory part. Lencho is a farmer who writes a letter to God. As I told you, this is a story about a poor farmer. जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि एक कहानी है एक गरीब किसान की, whose name was Lencho, जिसका नाम लेंचो है. Okay, whose name is Lencho. And the very important thing about it, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात अगर कहेंगे इस लेसन की, तो क्या है कि लेंचो हु इज़ अ फार्मर रोट अ लेटर टू गॉड. इन दिस स्टोरी तुम देखोगे कि ही रोट अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स वर ruined by the hailstones. And he wrote this letter to God asking for 100 pesos. 100 pesos. So means in our last class we have already seen why did he ask for the 100 pesos. Okay, and while going through the story we will see all these parts. Okay, but the most important thing is the faith in God the man has. Yes, the complete and less untimely faith in God he has. वो जो उसके अंदर में जो फेथ था वो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब इसने फेथ के जरिए जो लेटर लिखा है, वो लेटर क्या उसे भगवान को मिलता है या भगवान उसे पैसा सेंड करते हैं, ये सारी चीज़ों के आंसर्स हमें इस लेसन में लेने हैं. ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में. सो लुक एट देयर द वेरी फर्स्ट पैरा. द हाउस ऑन मीन्स द हाउस मीन्स द हाउस ऑफ लेंचो. यहाँ जो हाउस दिया है, वेरी सेकेंड वर्ड ऑफ दिस स्टोरी. ओके, जो सेकेंड वर्ड हाउस आया है, ये हाउस किसका है? दिस हाउस इज ऑफ लेंचो एंड हियर द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स लोकेशन. इट्स मीन्स ये जो पहली लाइन है, पहला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बताया है कि लेंचो का घर कहाँ था. ओके, क्योंकि इस पर देखो डियर गाइस क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. इस पर क्वेश्चन भी होता है कि वेयर डिड लेंचोज हाउस लोकेटेड और सिचुएटेड. वेयर डिड लेंचोज हाउस लोकेट, और सिंपली क्वेश्चन वेयर वाज द लेंचोज हाउस लोकेटेड. वेयर वाज द लेंचोज हाउस लोकेटेड, कि लेंचो का घर कहाँ बसा था या फिर कहाँ था. दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन. So to write or to understand where his house was, उसका घर कहाँ था वो सबसे पहले समझ लो. The house, the only one in the entire valley. The only one in the entire valley. The only one in the entire valley means what? जिस वैली में लेंचो रहता था,
जिस वैली में, जिस एरिया में, जो हिली एरिया में, जो हिली वैली में वो रहता था, वहाँ उसका वो घर इकलौता था. इन दैट एंटायर वैली हीज हाउस वॉज द ओनली वन. अकेला सिर्फ एक ही घर था उस एंटायर वैली में. एंड द हाउस सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. क्रेस्ट मीन्स व्हाट? टॉप ऑफ अ हिल. कोई छोटी सी हिल होती है, उस हिल का सबसे जो टॉप पार्ट होता है उसे कहा जाता है क्रेस्ट. सो वेयर वॉज हिज हाउस? हिज हाउस वॉज on the crest of a low hill, and it was the only one in the entire valley. In the entire valley, पूरी entire valley में अकेला ही उसका घर था, और वह घर कहाँ था? On the crest of a low hill. On the crest of a low hill. Dear guys, pay attention. If it is asked for 1 mark, सिर्फ इतना ही लिखना कि it was only one in the entire valley and it was on the crest of a low hill. On the crest of a low hill. एक छोटी सी हिल के टॉप के ऊपर में वो घर था. एंड लुक एट दैट. और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दिया है कि उस घर से क्या क्या चीज़ें कैसे दिखती थी, मतलब थोड़ा एक्सपांड किया है उसे. ठीक है. सो लुक एट दैट क्या दिया है. फ्रॉम दिस हाइट मीन्स वेयर द हाउस वॉज, एज वी हैव सीन इट वॉज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. जैसे वो लो हिल के क्रेस्ट पे, टॉप पे था, तो फ्रॉम दैट हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स. लुक एट दैट. मतलब उसका घर एक ऐसी हाइट पर था जहाँ से वन कुड सी द रिवर. वन कुड सी मीन्स कोई भी व्यक्ति उस वैली से गुजरने वाली, जो फ्लो होने वाली जो रिवर थी, वो रिवर देख सकता था. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और लेंचो की जो राइप कॉर्न की जो फील्ड थी, वो फील्ड भी देख सकता था. इतनी हाइट पर उसका घर था. ओके. मतलब जिस हाइट पर उसका घर था, हम कह सकते हैं कि वहाँ से एनी वन कुड सी द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द वैली एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द फील्ड ऑफ लेंचोज, वेयर ही वॉज टेकिंग द क्रॉप ऑफ कॉर्न, जहाँ से वो राइप कॉर्न की फील्ड भी देख सकते थे. एंड दैट राइप कॉर्न वॉज डॉटेड विद द फ्लावर्स. डॉटेड विद द फ्लावर्स मीन्स इन दैट कॉर्न फील्ड देयर वर फ्लावर्स. ओके. फ्लावर्स आई हुई थी उस फील्ड में, उस कॉर्न की इसमें फ्लावर से पूरा वो जो फील्ड था वो सजा हुआ था, डॉटेड था. एंड दिस फ्लावर्स, लुक एट द, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है कि दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. एंड सिंपली इट इज़ जस्ट जनरल थिंग दैट इफ देर आर मेनी फ्लावर्स सो दे प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट. अगर राइप कॉर्न, मतलब कॉर्न में अगर अच्छे फ्लावर्स हो, बहुत प्यारे से फ्लावर्स अगर आए हो, तो ये एक्चुअली क्लियरिटी होती है या फिर श्योरिटी होती है कि देयर वुड बी अ गुड हार्वेस्ट. सो लुक एट द गाइस, what would be the answer for his house? Where was it located? कि वो उसका हाउस कहाँ लोकेट था, ये जानने के लिए अगर देखा जाए तो क्या सवाल बनेगा. मतलब सवाल तुम समझ गए हो, आंसर क्या बनेगा. द हाउस वॉज ओनली वन इन द एंटायर वैली विच वॉज on the crest of a low hill from where one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. Full stop. Up to here, this is the answer for this question. समझ में आया? Then the only thing, now as we have seen here, the information is given that the field of लेंचो, वो जो लेंचो की खेती थी, लेंचो का जो खेत था जहाँ उसने कॉर्न लगाया हुआ था, that field, that corn, the crop of corn needed only one thing. अब उस क्रॉप को, कॉर्न की फील्ड को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी. एंड व्हाट इज़ दैट? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर.
देखो इस सेंटेंस में क्लियर ये बता रहा है कि उसकी गुड हार्वेस्ट के लिए, अच्छी फसल के लिए उसकी खेती को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी. ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड. द अर्थ मीन्स एक्चुअली हियर हिज कॉर्न मीन्स हिज फील्ड क्रॉप or the field of ripe corn. The field of ripe corn needed only one thing. सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी. And what is that? A downpour or at least a shower. एक बरसात की या फिर एक रिमझिम बारिश की भी बोल सकते हैं ज़रूरत थी. ओके, ये भी क्वेश्चन हो सकता है. What was needed to the earth या फिर what was needed to the field of ripe corn, and what is that? A downpour or at least a shower. Okay, ये भी सवाल बन सकता है. Then next look at there. Throughout the morning लेंचो. अब देखो क्या हुआ उस दिन क्या हुआ देखते हैं हम. Throughout the morning. Okay, थ्रूआउट द मॉर्निंग में पूरा सुबह क्या हुआ. लेंचो. अब लेंचो कौन है? हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली. दैट मीन्स हियर इट इज क्लियर दैट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ये जो राइप कॉर्न की जो फील्ड थी उसका ओनर कौन था? लेंचो हु न्यू हिज फील्ड अल्टीमेटली. देखो हिज फील्ड्स इस वर्ड से हमें क्लियर समझ में आ रहा है. द ओनर ऑफ द फील्ड वॉज लेंचो एंड लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली मीन्स वॉट? वेरी क्लोजली, बहुत करीबी से अपनी फील्ड को ये जानता था. ओके, अब जाहिर सी बात है उसका खुद का खेत है, उसकी खुद की खेती है, तो वो तो अपनी खेती को बहुत अच्छे से जानता ही है. हर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति होता उस समय कि मतलब जिसकी जो खेती होती है उसके बारे में उस ओनर को बहुत अच्छे से पता होता है. सो सेम हियर दैट मॉर्निंग व्हाट हैपन, वो तो देखेंगे बाद में क्या दिया है. लेकिन हियर इट इज़ गिवन दैट लेंचो न्यू हिज फील्ड वेरी क्लोजली. बहुत करीबी से वो अपने फील्ड को जानता था. ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या दिया है. लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट थ्रू आउट द मॉर्निंग. उस दिन पूरी मॉर्निंग लेंचो ने क्या किया पूरी मॉर्निंग? ही हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया. एल्स, किसके बावजूद? सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन की ओर वो आकाश में देखते रहा. मतलब इस आकाश की ओर देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया. थ्रू आउट दैट मॉर्निंग, पूरी सुबह उस दिन उसने कुछ नहीं किया, बल्कि आकाश की ओर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में देखता रहा. गॉट इट? देन उसके बाद देखो क्या हुआ. जब वो उस और देख रहे थे तो देखते देखते क्या हुआ है देखो. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. अब इस आकाश की ओर जब उसने देखा, स्काई की ओर जब देखा, तो कुछ उसे समझ में आया. अब इतने सालों से खेती कर रहा है तो समझ में तो आना ही है. तो देखो उसने क्या कहा. वुमन यानी एक्चुअली यहाँ हिज वाइफ, उसकी वो बीवी है. अपनी बीवी को वुमन कहते हुए, एड्रेस करते हुए वो क्या कहते हैं. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. अपनी पत्नी को वुमन एड्रेस करते हुए कहते हैं कि देन दे वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि आज उन्हें पानी मिलने वाला है. दैट मीन्स एक्चुअली इनडायरेक्टली वी कैन से ही टॉक्ड अबाउट द रेनिंग. आकाश की ओर देखते हुए, शायद बादल छाए हुए होंगे तो समझते हुए कहते हैं कि आज यहाँ वो एक्चुअली बताता है कि आज बारिश होने के
चांसेस है। मतलब जाहिर सी बात है, इतने सालों से खेती कर रहा है तो अंदाज़ा तो आ ही जाता है। सो हियर ही सेड दैट डे दे वर गोइंग टू गेट some water. That means he predicted that it might rain today, or he predicted that it would rain today, rain that day. वो प्रोडिक्ट करता है कि उस दिन बारिश होगी। and the woman who was preparing supper means रात का खाना, जिसे हम एक्चुअली डिनर तो नहीं कह सकते, लेकिन डिनर के बाद में भी हम जो थोड़ा बहुत खाते हैं, खाना खाते हैं, उसे कहा जाता है एक्चुअली रात का आखिरी खाना को कहा जाता है सपर। एक्चुअली डिनर के सिनोनिम में सपर को भी यूज़ किया जाता है, बट एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है उनमें, बट स्टिल यू कैन से डिनर। ओके, द वुमन मीन्स वाइफ ऑफ लेंचो वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो सपर बना रही थी, खाना बना रही थी रात का। रिप्लाइड और रिप्लाई करती है क्या? रिप्लाइड इन अफर्मेटिव वे, इन अफर्मेटिव, सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड सेज, सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, सिंपली वी कैन से यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहे तो आज बारिश होगी। मीन्स सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव वे और अफर्मेटिवली। एंड while she was preparing supper, while she was preparing dinner, what happened there? The older boys means who? Sons. जो बड़े बच्चे थे किसके? लेंचो के। they were working in the field, रात के डिनर के समय तक वो जो बड़े बच्चे थे उस घर के, they were working in the field, वो खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones, और जो छोटे बच्चे थे उस घर के, they were playing near the house, जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास, घर के पास में ही खेल रहे थे। ओके, तो यहाँ देख लो, समझ में आ रहा है। एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट गिवन देयर, बट some older boys and some smaller ones. ओके, मतलब कुछ बड़े बच्चे तो कुछ छोटे बच्चे। तो बड़े बच्चे क्या कर रहे थे? दे वर वर्किंग इन द फील्ड एंड स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, एंड दे ऑल वर बिजी इन देयर work, what we can say. The older boys were working in the field and the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. वो तब तक खेलते रहे और बड़े बच्चे तब तक काम करते रहे जब तक उनकी मम्मी, दैट मीन्स द वुमन, कॉल देम, जब तक उन्होंने बुलाया नहीं फॉर डिनर। ओके, सो डिनर के टाइम तक बड़े बच्चे खेत में काम करते रहे, छोटे बच्चे खेलते रहे। देन व्हाट हैपन? इट वाज ड्यूरिंग द मील। अब वो भोजन जब वो कर रहे थे, ड्यूरिंग द मील मीन्स जब वो रात का खाना डिनर खा रहे थे, उस समय क्या हुआ? जस्ट एज, ओके, अब देखो क्या होता है उसके बाद। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। हमने देखे थे कि ही प्रेडिक्टेड दैट देयर मे बी और माइट बी रेन टुडे, और इट में रेन टुडे, जैसे हमने देखे थे कि उसने कहा था कि आज शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे, ही प्रेडिक्टेड, यस, उसने प्रेडिक्ट किया था, भाकित किया था, फोरकास्ट किया था कि आज बारिश हो सकती है, गेश किया था। यस, सो क्या हुआ? जस्ट एज ही प्रेडिक्टेड, big drops of rain began to fall. Big drops of rain, that means as his field needed a downpour, एक डाउनपोर की ज़रूरत थी उसकी खेती को, and big drops of rain began to fall. बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश होने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching.
और साथ ही साथ देखो इन द नॉर्थ ईस्ट, जिस तरफ देखकर उन्होंने कहा था लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ही सेड इट मे रेन टुडे, और बिल्कुल ठीक उसी डायरेक्शन से क्या हो रहा था, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों के बड़े बड़े से ढग जो कहते हैं, बादल जो कहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों के आकार के जो क्लाउड्स हैं वो अप्रोच हो रहे थे इस डायरेक्शन में जिधर में इसकी वैली थी। मतलब नॉर्थ ईस्ट से इसकी घर की ओर की डायरेक्शन में वो अप्रोच हो रहे थे, कमिंग क्लोजर। अप्रोचिंग मीन्स coming closer. So the huge mountains of clouds were coming closer to this area, and the air was fresh and sweet. और जो एयर भी थी उस समय की, it was fresh and sweet. The man went out. अब जैसे ये खाना खा ही रहा था लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया. Yes, he immediately went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. मतलब ड्यूरिंग द मील इट स्टार्टेड रेनिंग. ओके, जब वो खाना खा रहे थे तब बारिश शुरू हो गई, लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो अपने आप को रोक नहीं पाया. एंड ही वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. जो बारिश की बूंदें अपनी बॉडी पर गिरती है उसकी जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग का आनंद लेने के लिए, उस फीलिंग को फील करने के लिए ही वेंट आउट अपनी झोपड़ी से, अपने घर से वो बाहर निकल आया. यस, नो अदर रीज़न मीन्स कोई और कारण के लिए नहीं, बल्कि to have the pleasure of feeling the rain on his body. बारिश की बूंदों का मज़ा लेने के लिए, बारिश की बूंदों का जो आनंद होता है अपनी बॉडी पे गिरता है तो वो आनंद लेने के लिए वो बाहर निकल आया. And when he returned he exclaimed. और जब वो बारिश की बूंदों का मज़ा लेकर जब वो वापस अपनी झोपड़ी में आया, अपने घर में आया, he exclaimed, उन्होंने एक्सक्लेम किया. यस, अपनी फीलिंग्स जाहिर की. क्या वह कहा, दिस आरंट्स रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. यस, द फीलिंग ही हैड, द सडन फीलिंग ही हैड, ही एक्सप्रेस्ड, उसने एक्सप्रेस किया. और क्या कहा, दीज आरंट, दीज मीन्स व्हाट हियर, ये दीज किसको कहा है उन्होंने, द रेन ड्रॉप्स. वो जो रेन ड्रॉप्स है उन रेन ड्रॉप्स को उन्होंने दीज कहते हुए कहा कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स. ये जो रेन ड्रॉप्स है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स. ये बारिश की बूंदें नहीं है तो क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स. ये न्यू कॉइन्स है. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5. And then he made a comparison, or he compared the raindrops to the 10 cent and 5. The big drops to 10 cents and little ones to 5. बड़ी जो बारिश की बूंदें हैं उनको 10 सेंट से कंपेयर किया और छोटी बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया. अब ये सेंट क्या है, सेंट ये इट इज़ नेम ऑफ करेंसी का नाम है सेंट. ओके, एंड देन ही मेड कंपैरिजन बिटवीन देम. अब इन्होंने उसकी बारिश की बूंदें और पैसों में, मतलब 10 सेंट्स में कंपैरिजन किया. क्यों किया होगा, वाई? एक्चुअली एज वी नो दैट जो 10 सेंट्स की जो पीसेस होती है वो कैसी होती है, साइज़ में गोल. यस, गोल होता है उनका साइज़ सर्कल में, एंड साइज़ भी छोटा होता है. और रेन की जो ड्रॉप्स होती है, ड्रॉप्स भी छोटी होती है और गोल साइज़ की होती है. और ये एक चीज़ है, मतलब ही थॉट अबाउट 2 थिंग्स. 2 चीज़ें सोचते हुए उन्होंने यहाँ इन बारिश की बूंदों का पैसों के साथ कंपेयर किया. पहली, थिंकिंग अबाउट द साइज़.
ओके, साइज का सोचकर, एज बोथ वर हैविंग सर्कल साइज, मतलब गोल जो साइज बोलते हैं ना, राउंड शेप, राउंड शेप एंड साइज, राउंड शेप एंड स्मॉल साइज, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिग ड्रॉप्स को और लिटिल वंस को 10 सेंट्स एंड 5 सेंट्स के साथ में रिस्पेक्टिवली कंपेयर किया. एंड सेकेंड थिंग इज़ वॉट, सेकेंड चीज़ कौन सी है कि जिसकी वजह से उसने कंपेयर किया है. सेकेंड थिंग इज़ the little drops, yes, if the means the little drops of rain or the raindrops would promise him good harvest, which will be resulted in money, prosperity. जाहिर सी बात है, बारिश की बूंदें गिरना मतलब अच्छी फसल होना मतलब प्रॉस्पिरिटी एंड मनी, अच्छा पैसा आना, हैंडसम मनी आना. एंड ड्यू टू दिस ओनली ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू द न्यू कॉइन्स. इसलिए उन्होंने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया, दो चीज़ें सोचती हुए, पहला शेप एंड साइज एंड दूसरा द प्रॉमिस ऑफ द रेन ड्रॉप्स in good harvest. That means the raindrops will promise him the good harvest and which will result in prosperity and handsome money. So due to this he compared these raindrops to new coins. अब new coins में भी बड़ी drops 10 cents से और छोटी drops 5 cents से. Okay, understood up to here? उसके बाद देखते क्या दिया. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यस, डेफिनेटली देयर वाज सेटिस्फैक्शन. उसके मन में सेटिस्फैक्शन था. सेटिस्फैक्शन क्यों था? एक्चुअली हिज फील्ड नीडेड अ शावर और व्हाट यू कैन से डाउनपोर एंड इट वाज देयर. उसकी खेती को एक अच्छी फसल के लिए एक बारिश की ज़रूरत थी और बारिश आ चुकी थी. सो ही वॉज सेटिस्फाइड एंड विद दैट सेटिस्फैक्शन ही रिगार्डेड मीन्स थॉट ऑफ, सोचा. उसने क्या सोचा? ही थॉट ऑफ द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर. वो सोचने लगा अपनी फील्ड के बारे में विच वॉज विद फ्लावर्स एंड ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड. जो फील्ड फ्लावर से भरी हुई थी और साथ ही साथ पानी के कर्टेन से कवर्ड थी, क्योंकि बारिश वहाँ हुई थी. जाहिर सी बात है, तो बारिश की वजह से पूरी इसकी फील्ड में पानी ही पानी था, पानी भरा हुआ था. एंड दैट्स वाई फीलिंग सेटिस्फाइड. ओके, सेटिस्फाइड मतलब सेटिस्फैक्शन के साथ वो अपनी खेती के बारे में सोचने लगा कि अब इस साल अच्छी फसल होगी, बढ़िया होगा, सब चीज़ होगा. While he was thinking about all those, जब वो इस बारे में सोच रहा था, while he was thinking of the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, suddenly a strong wind began to blow. Suddenly, अचानक से एक strong wind वहाँ बहने लगी. Strong wind began to blow along with the rain. Very large hailstones began to fall. और उस बड़ी भयानक विंड के साथ, स्ट्रॉन्ग विंड के साथ क्या होने लगा? hailstones began to fall. hailstones means ओले, गारपीट जिसे हम कहते हैं, गारपीट गिरने लगी. वेरी लार्ज hailstones, बड़ी बड़ी hailstones गिरने लगी. And these truly did resemble new silver coins. अब वो कहने लगा कि he compared now these hailstones. देखो, रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट्स और 5 सेंट्स से कंपेयर किया है और hailstones को सिल्वर कॉइन्स के साथ में, क्योंकि hailstones जो बड़ी बड़ी गिर रही थी वो भी एक्चुअली उसको अच्छी फसल देने वाली थी. ठीक है, और इसीलिए क्या हुआ? दिस ट्रूली डिड रिसेंबल मीन्स सिमिलर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स. और देखो, कहने लगा कि ये जो
हेल स्टोन्स है एक्चुअली बड़ी होती है, सफ़ेद होती है, एंड दैट्स वाई ही कंपेयर देम टू सिल्वर कॉइन्स। और सिल्वर कॉइन्स से जो सिमिलर थी साइज़ में, शेप में, इस वजह से उनको उसके साथ कंपेयर करता है और कहता है कि नाउ दीज आर सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज़, अब देखो क्या हुआ जब गारपीट वहाँ गिरने लगी, हेल स्टोन्स गिरने लगी, एंड दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ओके, एक्चुअली इसने कंपेयर नहीं किया है, बट वो जो हेल स्टोन्स है उनको कंपेयर किया गया है कि वो सिल्वर कॉइन्स की तरह ही सफ़ेद थी, बढ़िया थी। लेकिन क्या हुआ देखो, द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो जो बच्चे थे, स्मॉलर वंस एंड ओल्डर वंस, who were exposing themselves to the rain, exposing themselves to the rain means जो बाहर बारिश का मज़ा ले रहे थे, जो बारिश में भीग रहे थे, ran out to collect the frozen pearls, the boys exposing themselves to the rain, मतलब जब वो हेल स्टोन्स गिरने लगी तो अपने घर से बाहर भाग आए। दे एक्सपोज देमसेल्व्स टू द रेन, वो भी बारिश में बाहर आए, बारिश में बाहर आने लगे, एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और किस लिए बाहर आने लगे वो? टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लुक एट देयर, द हेल स्टोन्स आर अगेन कंपेयर्ड टू फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स मोती, मतलब यहाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि टू वॉट द हेल स्टोन्स वर कंपेयर्ड, और हेल स्टोन्स वर कंपेयर्ड टू, हेल स्टोन्स का कंपेयर किससे किया गया है? द फर्स्ट वन इज़ टू द न्यू सिल्वर कॉइन्स एंड द सेकेंड वन इज़ टू द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स के साथ में और सिल्वर कॉइन्स के साथ में उनको कंपेयर किया गया है। अब पर्ल्स और सिल्वर कॉइन्स दोनों भी प्रॉस्पेरिटी के निशान हैं, मतलब इससे हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि हेल स्टोन्स का भी बारिश होना यानी गिरना वहाँ पर उसकी फील्ड के लिए फ़ायदेमंद था। एंड दैट्स वाई he compared, or the writer has compared these hailstones to the silver coins and the frozen pearls. Okay, and now as we have seen the boys, the smaller ones and the older ones, they came out of the house, they exposed themselves to the rain for what? To collect the frozen pearls, to collect the hailstones। वो hailstones को कलेक्ट करने के लिए वो घर से बाहर निकले। Okay, then dear guys, the remaining part or this part we will continue in our next video lecture. Okay, do subscribe the channel and keep watching the video. Bye bye, see you.